दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है कोरियोनिक एपिथेलियोमा या कोरियन कैंसर जिसे हम कहते हैं, इसको लेकर के है। मूलतः यह टोटल विषय सर्जिकल है और फिर भी एक होम्योपैथ चिकित्सक के रूप में आज हम इस पे अपना व्यूज रख रहे हैं। हमारे चिकित्सकों को भी खास करके, चूंकि कोई भी जब तक आप किसी भी विषय का अच्छे से ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप उसको ये कैसे समझ पाएंगे कि यह सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल है और हमारा होम्योपैथी का स्कोप क्या है। क्योंकि जब इन बातों को आप समझ पाएंगे और अपने स्कोप को समझ पाएंगे तो शायद आप एक किसी भी सफरर यानी जो रोगी है उसके लिए आप एक सही निर्णय ले पाएंगे और सही समय पे लिया गया सही निर्णय किसी को एक बहुत बड़ा जीवन दान दे सकता है। तो आज का हमारा विषय कोरियोनिक एपिथेलियोमा पे है। ये क्या है, कैसे होता है, इसके क्या इस पे हम आगे विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी जी। तो आज का विषय हमारा कोरियोनिक एपिथेलियोमा। सर, तो हम जानेंगे कि कोरियोनिक एपिथेलियोमा क्या है। हम इसको विस्तार में समझाएं सर। देखिए, दरअसल एक कंडीशन, जैसे जब कोई भी एग फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के 2 से 3 दिन के अंतराल में वो फैलोपियन ट्यूब, जो एम्पुलरी पार्ट जहाँ पे वो निषेचित होता है, वहां से वो चल करके और यूट्रस के अंदर आता है। यूट्रस के अंदर आने के बाद जो फंडस ऑफ यूट्रस यानी अपर वॉल है यूट्रस का, वहां पे इम्बेडिंग होती है डिशिडुआ के रूप में। और जो ओवा खास करके जो फंडस एरिया में जा करके जब इम्बेड करता है तो एक रूट्स आते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो वो रूट्स जो है वो यूट्रस के अंदर इंटर करते हैं और उन्हीं रूट्स को पकड़ करके ये पूरा जो डेसिडुअल पार्ट है जो वो हैंग करता है और आगे चल करके वो पूरा अलग अलग जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है और सारी चीजें रहती हैं तो वो उस रूट को पकड़ के यूट्रस पे हैंग किए हुए रहता है और नीचे की तरफ ग्रोथ होता चला जाता है और अपने मल्टीपल जो स्टेजेस हैं स्टेप बाय स्टेप आगे के कभी वीडियो के क्रम में इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो वो चीजें रहती हैं। अब जो कोरियोनिक विलाइज हैं, ये एक रूट्स जो निकलती हैं जो कोरियोन्स बोलते हैं, तो उनका जो पेनिट्रेशन होता है, क्योंकि यूट्रस को हम जानते हैं कि इसके वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, इंडोमेट्रियल लेयर, मायोमेट्रियल लेयर और पेरीमेट्रियम लेयर। तो ये 3 कंडीशन होते हैं इसके। अगर उसकी पेनिट्रेशन इंडोमेट्रियल लेयर तक है तो उनको हम एक्रीटा बोलते हैं। अगर वो आगे और ग्रोथ करके और उनका पेनिट्रेशन मस्कुलर लेयर पे जाता है तो उसको हम इनक्रीटा बोलते हैं। और जब वो म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर को भी पार करके फाइब्रस लेयर और इवन कभी कभी फाइब्रस लेयर को भी पार करके ऊपर की ओर चले जाते हैं तो उनको हम परक्रीटा बोलते हैं। तो ये वास्तविक स्थिति है। अब इसमें चूंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं खास करके जो हम देखते हैं कि जैसे आउटसाइड यूट्रस अगर बेबी का ग्रो होने लगता है
तो वो एक कंडीशन, जैसे फैलोपियन ट्यूब में ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं हम उसको, अगर ऐसा होता है, या मोलर प्रेगनेंसी, सबसे ज्यादा खतरा कोरियोनिक एपिथेलियोमा का मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, जिसमें सारे सिम्टम साइन सब कुछ प्रेगनेंसी के मिलते हैं, ग्रोथ भी होता है, पेशेंट डायलेमा में भी रहती है कि हमारा बेबी कंसीव किया हुआ है और वो ग्रो कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो मोल्स ही होते हैं और मोलर फॉर्मेशन होते हैं। आगे हम कभी मोलर प्रेगनेंसी पे वीडियो बनाएंगे तो उस पर और विस्तार से उसके बारे में, उसके साइन सिम्टम, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस और वो सब सारा चीज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये चीज हम देखते हैं ऐसे केसेस में जो कोरियोनिक विलाइज हैं वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी के केसेस में जो स्थिति है कोरियोनिक एपिथेलियोमा की वो 10 से 20% ही है, लेकिन अगर 80 से 90% तक की स्थिति हम देखेंगे तो ये अननेचुरल प्रेगनेंसीज के कंडीशन में भी कोरियोनिक एपिथेलियोमा देखा जाता है। जी सर, कोरियोनिक एपिथेलियोमा के होने के प्रमुख कारण क्या है, इसको बताएं सर। अभी तो हमने जिक्र किया कि कारण में खास करके जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं, जैसे मोलर प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या अदर जो ग्रोथ्स हैं, तो ये इसके प्रमुख कारण में हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो माने क्रिएशन होता है, ये जो कोरियोन्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं होते। म्यूकस लेयर पे जब तक इंडोमेट्रियल लेयर पे रहते हैं तो वो पूरा रूट्स के साथ, प्लेसेंटा के साथ वो बाहर हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। लेकिन जहां पे मसल्स और फाइब्रस लेयर में ये इन कर जाते हैं, तो वहां पे जब डिटैचमेंट होता है यूट्रस से प्लेसेंटा का, तो उस कंडीशन में कोरियोन्स टूट जाते हैं और उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स मस्कुलर लेयर और फाइब्रस लेयर पे पड़े हुए रहते हैं। अब ये जो लेयर्स होते हैं, चूंकि हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है, और ये चूंकि फॉरेन बॉडीज होते हैं, तो इनके जो बिहेवियर वो एबनॉर्मल होते हैं, और ऐसे कंडीशन में वहां पे ट्यूमरस ग्रोथ होने लगता है जो कैंसर कॉज करता है। सर, कोरियोनिक एपिथेलियोमा का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है, उसको बताएं। देखिए, ये टोटल हमने इंट्रो में ही शुरू किया कि ये एक प्रकार का सर्जिकल है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही ये डिटेक्ट होता है, चाहे वो सीटी स्कैन के माध्यम से, अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग के माध्यम से, इवन हिमेटोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, तो वहां पे अगर जो भी ब्लड फाइंडिंग्स हैं और ये सब सारी चीजें हैं, तो जैसे ही होता है यथाशीघ्र हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाए। और ऐसे केसेस में हमारा प्रयास ये होता है कि हम पैन हिस्टेरेक्टोमी कराते हैं, क्योंकि जैसे ही कैंसरस ग्रोथ होता है तो वैसे कंडीशन में मेटास्टेसिस होने का डर बहुत रहता है, और चूंकि एक बार मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया तो वो तुरंत जेनेटल ऑर्गन्स से आगे बढ़ करके और पेल्विक ऑर्गन्स और अदर ऑर्गन्स, और कैंसर स्प्रेड आपको पता ही है कि कंटिन्यूटी या लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या कंटिग्यूटी के वे में वो स्प्रेड करते हैं। तो मेटास्टेसिस हो इसके पहले ही सावधानी पूर्वक हमें पैन हिस्टेरेक्टोमी करा देना चाहिए। पैन हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि ऐसी सर्जरी जिसमें यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब से लेकर के ओवरी तक पूरे ही जो फीमेल ऑर्गन्स हैं, जेनेटल्स हैं, वो हम उसको पूरा का पूरा बाहर एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं। तो ये इसका है। इसके बाद होम्योपैथी के रूप में आप ऑप्टर सर्जरी, कुछ हमारी दवाएं हैं जैसे स्टेपिसाइक्रिया है,
इसको हम पोस्ट सर्जिकल एलिमेंट्स ना डेवलप करें, उसके लिए हम यूज करते हैं। साथ में सिम्टोमेटिकली जो आवश्यक दवाएं हो सकती हैं वो जैसे आर्निका है, कैलकेरिया फॉस है, पेरमफॉस है या अदर ऐसी मेडिसिन हैं, तो हम उन दवाओं का प्रयोग अपने पेशेंट पे कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए कंसोलेशन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है। सांत्वना देना, उसको प्रॉपर ढाढ़स बंधाना, तो ये जरूरी होता है ऐसे केसेस में। जी सर। सर, अगर समय रहते अगर कोरियोनिक एपिथेलियोमा की पहचान नहीं हो पा रही है तो तो उसके क्या मतलब उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं तो सर? सबसे पहला तो ये कैंसरस है, तो सबसे पहला तो खतरा है, एक तो यूट्राइन ग्रोथ होना चलते चला जाएगा और ट्यूमर फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि जो रूट्स जहां तक हैं उसके चारों तरफ फाइब्रॉइड के फॉर्मेशन हो जाएंगे, फाइब्रॉइड फॉर्म कर जाएंगे और इसकी वजह से लगातार पेन रहना, ब्लीडिंग होना, बर्निंग मिक्चुरेशन होना, पेल्विक रीजन लोडेड फील होना, तो ये सारी चीजें वहां पे डेवलप कर जाएंगी। मेटास्टेसिस शुरू हो जाएगी तो फिर कैंसर के सिम्टम्स, बर्निंग एगोनाइजिंग पेन, कचेक्सिया, वीकनेस, वर्टाइगो, डिजीनेस और इससे एसोसिएटेड जितने सिम्टम्स हैं सारे के सारे, कांस्टेंट फीवर रहना तो कॉमन बात हो जाती है, भूख का न लगना, प्यास का न लगना, फिर पूरी जो नेचर्स कॉल है, दैनिक दिनचर्या है, वही बाधित हो जाती है और यहाँ पे जीवन को एक खतरा शुरू हो जाता है। सर, होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में इस तरह के केसेस हम कैसे टैकल करेंगे और इसका हमारे लिए क्या स्कोप है तो सर वो बताएं। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ा स्कोप तो ये है कि आप एक गुड एडवाइजर के तौर पे, यानी कि जैसे हमारा चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति को होने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात दिलाना। तो आप एक चिकित्सा वृत्ति के दौरान एक अच्छे एडवाइजर, एक गार्जियन के रूप में भी आप स्थापित होते हैं। तो इसलिए आप जितने विज्ञ होंगे, आप जितने विद्वान होंगे, आप अपने पेशेंट्स के साथ उतना ही न्याय कर पाएंगे और आप अपने पेशेंट्स के साथ एक गार्जियन के तौर पे जितना ज्यादा आप न्याय करेंगे, आप उतना ही सफल चिकित्सक होंगे। ये सब वाइस वर्सा है जो एक दूसरे का पूरक बनने का काम करता है। आशा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और जो कि आपके लिए बहुत सहायक हो, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।